आइए जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल 3 का टॉपिक चल रहा था और शेड्यूल 3 में जो आज हम करेंगे दैट इज फॉर्मेट। आज हम फॉर्मेट को डिस्कशन करेंगे। मैंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको करवाई थी लास्ट क्लास में, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट एरिया देखा था, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी वर्सेस नॉन करंट लायबिलिटी। ये एरिया मैंने दिखाया था आपको, मतलब समझाया था, कॉन्सेप्ट देखा था इसका। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ रहे हैं अपने मेन मुद्दे पे, फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट देखते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लिखो जी, हमारा सीरीज में जो पॉइंट्स चल रहे थे, पॉइंट नंबर बताना कौन सा चल रहा था। कुछ हम पॉइंट वाइज काम कर रहे थे ना, तो कौन से पॉइंट तक हम पहुंच गए थे ये बताओ। एक बार हमारे कुछ पॉइंट्स चल रहे थे और कौन से पॉइंट पे पहुंच गए थे। नाइन्थ, नाइन्थ हो गया था। 10th नंबर पे आओ, पॉइंट नंबर 10 चलेगा। 9 तक हो गया था ना, लास्ट पॉइंट हमने यही लिखा था, करंट वर्सेस नॉन करंट लायबिलिटी का। ठीक है, तो 10th पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 10th। लिखो जी, पॉइंट नंबर 10th, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। दोनों के फॉर्मेट देखेंगे, बैलेंस शीट का और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13। ठीक है, फॉर्मेट बैलेंस शीट का, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का, एज पर डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 डिवीजन 1 के हिसाब से आपको फॉर्मेट देखना है। बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि शेड्यूल 3 की 3 डिवीजन होती है। डिवीजन 1 इज फॉर एएस बेस्ड कंपनी, डिवीजन 2 इज फॉर इंड एएस बेस्ड कंपनी, और डिवीजन 3 किसके लिए होती है? डिवीजन 3 लिख के बताओ, जल्दी मुझे आंसर बताओ, डिवीजन 3 किसकी थी? डिवीजन 3 किस पे एप्लीकेबल है? हाँ जी, डिवीजन 3 किस पर एप्लीकेबल है? डिवीजन 3 का बताओ, एप्लीकेबिलिटी किस पर एप्लीकेबल है डिवीजन 3? आपके कोर्स में नहीं है डिवीजन 3, इवन इंटर में भी नहीं है, फाइनल में भी नहीं है। डिवीजन 3 आंसर आया एनबीएफसी, अधूरा आंसर है ये, इनकम्प्लीट आंसर है। प्रथम आंसर इनकम्प्लीट आपका। कंपनीज विच आर एनबीएफसी, एनबीएफसी नॉट फॉलोइंग, एनबीएफसी फॉलोइंग इंडेक्स, यस। तनिषा का बिल्कुल सही आंसर है सर। डिवीजन 3 इज फॉर दोज एनबीएफसीज विच आर फॉलोइंग इंडेक्स। ठीक है, तनिषा बिल्कुल सही आंसर दिया। दोज एनबीएफसीज विच आर फॉलोइंग इंड एस, सारी एनबीएफसी के लिए डिवीजन 3 नहीं है। वो एनबीएफसी जो इंड एस फॉलो करती है उनके लिए डिवीजन 3 है, शेड्यूल 3। ठीक है, हमें पढ़ना है इंटर लेवल पे डिवीजन 1। तो डिवीजन 1 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 बैलेंस शीट और पार्ट 2 आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो लिखो पार्ट 1, पार्ट 1 बैलेंस शीट। अब कैसे बनती है बैलेंस शीट? सबसे पहले आता है नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम। फॉर्मेट आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नेम ऑफ द कंपनी। उसके बाद बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट आएगी एज एट 31 मार्च, जो भी है 23, 31 मार्च 24 वगैरह वगैरह। ठीक है, वो लिखना है आपको। फिर उसके बाद आप बनाओगे फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट में हमारी बैलेंस शीट बनती है। कंपनी बैलेंस शीट कैसे बनती है सब? वर्टिकल फॉर्मेट में। एक होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो आप बचपन में टी शेप बैलेंस शीट बनाते थे ना, ये टी शेप बैलेंस शीट बनाते थे, जहां पर यहाँ लाइबिलिटी आती थी, यहाँ एसेट्स आते थे, इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। ये कंपनीज में नहीं बनती है, कंपनीज में बनती है वर्टिकल फॉर्मेट। ऊपर लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नीचे एसेट्स। और मजे की बात है, इंड एस बैलेंस शीट में क्या होता है सर? इंड एस बैलेंस शीट में ऊपर एसेट्स, नीचे लाइबिलिटीज। ठीक है, ये फर्क है फॉर्मेट में इंड एस और एएस वाली में। लेकिन अभी हमें एएस वाली देखनी है।
तो पर्टिकुलर्स, नोट्स देने जरूरी है। नोट्स टू अकाउंट्स का बहुत रेलेवेंस है, और कंपैरेटिव फॉर्म में बनती है। करंट ईयर की फिगर और साइड बाय साइड आपको प्रीवियस ईयर की भी फिगर दिखानी होती है। रुपीज इन, ये भी मैंने बताया था भैया, राउंडिंग ऑफ करनी जरूरी है। अमेंडमेंट के हिसाब से, लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना है सर, राउंड ऑफ में बनाना है। राउंड ऑफ मतलब रुपीज इन थाउजेंड्स, लैक्स, हंड्रेड्स, करोड़, मिलियंस, ठीक है। वो डिपेंड करता है टोटल इनकम के ऊपर। टोटल इनकम का क्राइटेरिया है, तो वो आपको याद रखना है। लेकिन वो आपके लिए इतना एग्जाम पॉइंट से रेलेवेंट नहीं है। एमसीक्यू में शायद पूछना तो है तो पूछ सकता है, लेकिन आपको तो सर क्वेश्चन में रुपीज इन लैक्स थाउजेंड जैसे भी गिवन होगी, आपको क्वेश्चन में उसको वैसे ही आंसर में बनाकर आना है, ठीक है। पर्टिकुलर्स, नोट, figures at the figures at the end of current reporting period. The figures at the end of previous reporting period, ठीक है। करंट रिपोर्टिंग पीरियड मतलब करंट ईयर की बात हो रही है, और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड मतलब प्रीवियस पीरियड की बात हो रही है। तो आपको कंपैरेटिव फॉर्म में दिखाना होगा, कंपैरेटिव फॉर्म में दिखाना होता है। सर हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्वेश्चन में भी हमें प्रीवियस पीरियड दिखाना है? आंसर इज नो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में तो करंट ईयर का ही डेटा होगा, वो प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर आपको कॉलम बनाने की जरूरत क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको कंपैरेटिव फॉर्म में दिखाना होता है, प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी साथ साथ दिखानी होती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में तो भाई एक ही पूछ ले और एक ही कर दो आप, वही बहुत बड़ी बात है। तो प्रीवियस ईयर की तो बात ही अलग आ जाएगी, बट प्रैक्टिकली सब बनाना होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में फर्स्ट आता है हमारा शेयर कैपिटल, दूसरा सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा सब हेड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये बेसिकली ओनर का पैसा है। ये जो हमने शेयर होल्डर फंड बताया ना, ये ओनर का पैसा है। इसमें क्या आया, एक तो कैपिटल आ गई, दूसरा इसमें क्या आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, और तीसरा आ गया इसमें मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये क्या होता है सर, शेयर वारंट्स क्या होते हैं? यहां पर क्या होता है सर, कंपनी के पास पैसा तो आ गया, लेकिन कंपनी ने उसे अभी शेयर्स, कंपनी ने शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करे, अभी वारंट के तौर पे पैसा आया। मतलब जब शेयर होल्डर चाहे तब कंपनी से क्या ले लेगा, शेयर सर्टिफिकेट ले लेगा। अभी उन्होंने सर्टिफिकेट्स नहीं लिए हैं, अभी वारंट के तौर पे पैसा आया है, उसको बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर ऑफ वारंट्स, ठीक है। तो उसको भी आप शेयर होल्डर फंड में दिखाओगे, बस उसको कैपिटल से अलग करके दिखाना होता है, क्योंकि कैपिटल में तो शेयर कैपिटल इशू हो गई है, शेयर सर्टिफिकेट चले गए हैं। लेकिन यहां पर क्या है सर, अभी शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं हुए हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसे शेयर वारंट्स बोलते हैं। तो इसको आप कंपैरेटिव फॉर्म में दिखाओगे। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन मनी
पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको फ्रंट ऑफ द बैलेंस शीट पे दिखाना होता है, ये बड़ी चीज है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये एक बड़ी चीज है, इसे फ्रंट ऑफ द बैलेंस शीट पे दिखाना है। सर ये बड़ी चीज क्यों है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी ने पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर लिया, लेकिन बदले में अभी शेयर इशू करे ही नहीं। कंपनी ने क्या करा, पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी उनको शेयर नहीं इशू करे, इसे बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन में पेंडिंग अलॉटमेंट। सर ये शेयर वारंट के अगेंस्ट पैसा आना और एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में क्या फर्क है? देखो वारंट में तो कंपनी बोल रही है कि हम, तुम्हारे ऊपर है, जब तुम शेयर लेना चाहो ले लेना, लेकिन कंपनी तो देने के लिए तैयार है, तो उसे बोलते हैं शेयर वारंट। लेकिन एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ? सर कंपनी ने पैसा इकट्ठा कर लिया लेकिन अभी शेयर अलॉट नहीं करे। ये कब आएगी सिचुएशन? ये जनरली आती है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शंस। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, या फिर कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या करती है सर, कंपनी पैसा इकट्ठा कर लेती है लेकिन बदले में शेयर इशू नहीं करे, बदले में शेयर इशू नहीं करें, तो एक बड़ी लाइबिलिटी है कि कंपनी ने पब्लिक से पैसा लेके इकट्ठा कर लिया लेकिन बदले में शेयर नहीं दिए, तो बड़ी लाइबिलिटी है, फ्रंट ऑफ द बैलेंस शीट में दिखानी है। सर एक लाइबिलिटी ऐसी होती है कि कंपनी ने पैसा तो ले लिया लेकिन वो ड्यू फॉर रिफंड है, कि भाई पैसा तो ले लिया, शेयर अलॉटमेंट भी कर दिया है, लेकिन अभी कुछ पैसा कंपनी क्या करेगी, उन्हें रिफंड करेगी क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा था। वो बड़ी लाइबिलिटी नहीं है, उसे अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाते हो, मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर रिफंड, वो आपकी अदर करंट लाइबिलिटी है। यहां पर क्या बोला मैंने, पेंडिंग अलॉटमेंट, अभी अलॉट ही नहीं हुआ। रिफंड वाले केस में अलॉटमेंट तो हो गई है, लेकिन एक्सेस पैसा जो था वो रिफंड होना है, वो अपनी अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा, वो नॉर्मल केस है। लेकिन पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने वादा किया कि मैं तुम्हें शेयर दूंगी, लेकिन शेयर दिया ही नहीं, पैसा लेके रख लिया, तो ये एक बड़ी लायबिलिटी है, फ्रंट ऑफ द बैलेंस शीट पे दिखाई जाएगी। हर सब हेड का आप नोट बना सकते हो, ठीक है। नोट्स में क्या डालना है, इसके लिए मैं आज आपको एक अपेंडिक्स दे दूंगा, आप उस अपेंडिक्स को रीड कर लेना कि सर किस सब हेड में क्या क्या चीजें आती हैं, तो वो आप एक बार थोड़ा सा उसको पढ़ सकते हो, याद नहीं करना, वो जस्ट आपको रीड आउट करना है, वो बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड इज योर नॉन करंट लाइबिलिटी। कुछ डिस्क्लोजर्स वगैरह हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, वो डिस्क्लोजर वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, वहीं से याद हो जाते हैं हमें। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आता है आपकी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जिसमें आप लोन्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह, वो सब आ जाता है इधर। सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, डिबेंचर हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड अगर होते हैं तो आपको सिक्योरिटी भी डिस्क्लोज करनी पड़ती है, ठीक है, ये सारी चीजें। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ये हम पढ़ेंगे, इसका पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे आगे जाकर हम, दैट इज AS 22, इसका पूरा एक स्टैंडर्ड पढ़ते हैं AS 22, उसके हिसाब से देखेंगे। इसके आगे वर्ड लिख देना नेट। नेट मतलब क्या हुआ, आइटम बाय आइटम बनता है, किसी आइटम में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी, किसी आइटम में डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। बैलेंस शीट में आपको दोनों को नेट करके दिखाना होता है, मतलब अगर लायबिलिटी एसेट से ज्यादा है तो लायबिलिटी माइनस एसेट लायबिलिटी साइड पे फिगर दिखाओगे, अगर एसेट लायबिलिटी से ज्यादा है तो एसेट माइनस लायबिलिटी एसेट साइड पे आप फिगर दिखाओगे, तो नेट करके आपको ये फिगर दिखानी है, DTL और DTA नेट करके आपको फिगर दिखानी है। Then you have other long term liabilities, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, मतलब आपके पास कोई डिपॉजिट्स आ रखे हैं, आपके पास क्या आ रखे हैं सर, कोई डिपॉजिट्स आ रखे हैं, लंबे समय के लिए आपके पास कोई डिपॉजिट्स आ रखे हैं, तो वो लाइबिलिटी है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के नाम से दिखाओगे। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जिसमें प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी वगैरह, इंप्लॉय बेनिफिट के जो प्रोविजन होते हैं जनरली मोस्टली लॉन्ग टर्म ही होते हैं, तो वो सब आपके प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी वगैरह वो सब आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आते हैं, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट वगैरह, ये सब आपके क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के नाम से जाते हैं, ठीक है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में आपका क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देन यू हैव करंट लाइबिलिटीज।
करंट लाइबिलिटीज में बताइए सर, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, उसके बाद भाई शॉर्ट टर्म बोरिंग, वो ऐसी लाइबिलिटी, ऐसे लोन्स वगैरह जो विद इन 1 ईयर पे हो जाएंगे, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। फिर आपके आते हैं ट्रेड पेबल्स। अच्छा, शेड्यूल 3 कहता है कि ट्रेड पेबल्स को आपको फ्रंट ऑफ द बैलेंस शीट पे ही क्लासिफाई करना पड़ेगा कि भी आपके ड्यूज टू एमएसएमई कितने हैं और अदर देन एमएसएमई कितने हैं। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ऐसी एंटरप्राइज जो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है एज अ एमएसएमई। ठीक है, तो अगर आपके पास ट्रेड पेबल्स हैं, होते ही एंटिटीज में ट्रेड पेबल कंपनीज में, तो ट्रेड पेबल्स है तो आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि इसमें से एमएसएमईज की ड्यूज कितने हैं और अदर देन एमएसएमई कितने हैं। ये सब लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ एमएसएमई। हमें कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में कि एमएसएमई है या नहीं है? देखो, आपके पास क्वेश्चन में अगर डेटा है कि भाई एमएसएमई ये है और ये नॉन एमएसएमई है तो अलग अलग करके दिखा देना। अगर क्वेश्चन में डेटा नहीं है एमएसएमई नॉन एमएसएमई का, तो आपको फिर बाइफर्केशन नहीं करना, आपको फिर ट्रेड पेबल्स का एडमी सारा अमाउंट डाल देना है। चांसेस कम है कि एग्जाम में आपको ये बाइफर्केशन दे, लेकिन स्टिल अगर दे दी तो आपको डिस्क्लोजर आना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल 3 का क्वेश्चन डिस्क्लोजर पे फोकस करेगा कि आपको डिस्क्लोजर्स कितने पता है। बाकी तो मोस्टली सभी चैप्टर में आपको ये बैलेंस शीट बनानी होगी। अगला आएगा आपका टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन एमएसएमई। ठीक है जी, तो अदर देन एमएसएमई कितने हैं वो आपको अलग करके बताना है। ठीक है, तो बाइफर्केशन कर दिया आपने एमएसएमई और अदर देन एमएसएमई के। देन उसके बाद आप बताओगे अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, तो एग्जांपल दो अदर करंट लाइबिलिटी का। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, अभी मैं बोल रहा था आपको एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर रिफंड है, वो अदर करंट लाइबिलिटी है। और आपका इसमें आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी में कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस इज अ अदर करंट लाइबिलिटी। तो ये सब आपको कहां दिखानी है? अदर करंट लाइबिलिटी में दिखानी है। और फिर आता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का प्रोविजन बनाते हो, वो आपका क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड होगी, दिस इज योर लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो दिस इज योर लाइबिलिटी साइड, देख लो एक बार, ये आपकी लाइबिलिटी साइड होगी। फिर एसेट बनाते हैं। अगला लिखो एसेट्स। जितना हाथ से बनाओगे, जितना लिखोगे, उतना फॉर्मेट याद होगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार लिखोगे, इसलिए बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस निकाल लोगे अपने हाथ से, फॉर्मेट तो याद हो जाएगा आपको। फॉर्मेट की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। एसेट्स, एसेट्स में आता है, एसेट्स में दो ही वेरिफिकेशन होती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। पहला आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में इसमें आता है पहले पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, जो भी आपके टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं वो सब आएंगे इसमें पीपीई में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, जितने भी आपके टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं वो आ जाएंगे इधर। फिर आपका इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, वो सब हो गए आपके इनटेंजिबल एसेट्स।
उसके बाद एक आइटम आपने कभी सुनी होगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल WIP। इसमें आता है कोई आपका एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, जैसे आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, तो बिल्डिंग अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो क्या कहलाएगी, कैपिटल WIP। कोई आप मशीनरी वगैरह बनवा रहे हो, कैपिटल WIP। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, अगर आप कोई क्या बनवा रहे हो, सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, वो अगर आपका अंडर डेवलपमेंट है, वो किस नाम से आता है, इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। भाई मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, उसको बनने में टाइम लग रहा है और बैलेंस शीट डेट आ गई है, लेकिन अभी वो मेरा सॉफ्टवेयर बनकर तैयार नहीं है, तो वो इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट के नाम से, अंडर डेवलपमेंट। फिर आपकी कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, बताओ ये एज पर शेड्यूल 3 लिख रहा हूं या एज पर AS 13 लिख रहा हूं, बताना। ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये एज पर शेड्यूल 3 लिख रहा हूं या एज पर AS 13 लिख रहा हूं, ये बताओ कि जो मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहां पर लिख रहा हूं, ये एज पर शेड्यूल 3 लिख रहा हूं या एज पर AS 13 लिख रहा हूं। ये लिख रहा हूं मैं एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के हिसाब से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नॉन करंट नेचर की है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि सर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो रिपोर्टिंग डेट के, बैलेंस शीट डेट के विद इन 12 मंथ्स रियलाइजेबल नहीं है, तो वो हमारी क्या है, नॉन करंट है। प्रथम कहता है AS 13, बेटा AS 13 में अलग है, शेड्यूल 3 में अलग है। हाँ, दोनों अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती हैं तो AS 13 फॉलो करते हैं, लेकिन यहां पर तो मैं शेड्यूल 3 के हिसाब से बता रहा हूं ना, क्योंकि मैं शेड्यूल 3 पढ़ा रहा हूं आपको अभी, AS 13 नहीं पढ़ा रहा। लेकिन हाँ, दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी ना तो AS 13 फॉलो करेंगे, वो पॉइंट अलग था। उसका मतलब ये नहीं था कि भाई हाँ AS 13 के हिसाब से लिखो, दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो AS 13 लगेगा, अदरवाइज तो आप शेड्यूल 3 में शेड्यूल 3 तो देखोगे। सर चैप्टर 5 ऑडिट में डिस्क्लोजर्स हैं, वो होंगे क्या? हाँ, मतलब ऑडिट में जो आपके पास चैप्टर 5 आएगा, ऑडिट द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ोगे, इन सब का ऑडिट्स कैसे होता है। तो ये वाली जो आपकी नॉलेज है, ये जो आप पढ़ रहे हो शेड्यूल 3 की बात है, ये आपके चैप्टर 5 ऑडिट में काम आ जाती है। ठीक है। फिर आपका आता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अगेन इसके आगे लिखते हैं नेट, नेट मतलब या तो एसेट आएगा या बैलेंस शीट आएगा, मतलब एक ही बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटी दोनों नहीं आ सकती, या तो DDA आएगा या DDL आएगा, नेट करके फिगर दिखानी होती है। अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, आपने किसी को कोई लोन दे रखा है, कोई एडवांस दे रखा है, जैसे आप सिक्योरिटी दे देते हो, आपने कहीं कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करा रखी है, कहीं पर EMD करा रखी है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वगैरह, वो सब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है, वो सब आ जाएगा इसमें, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और फिर कोई अगर आपका नॉन करंट बचा, वो इसमें आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स में, अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए नॉन करंट। सेकंड, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, then you have inventories,
ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें डेटर्स, बीआर वगैरह ये सब आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लास्ट इज अदर करंट एसेट्स। सर क्या क्वेश्चन में सब कुछ आइटम होती हैं? नहीं, सारी आइटम नहीं होती है। तो जो आइटम नहीं है तो वो लाइन आइटम आप छोड़ भी सकते हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है फिर। अदर करंट एसेट्स, क्लियर है? तो ये आपका फॉर्मेट हो गया एसेट का। एक बार फॉर्मेट को आप गो थ्रू कर लो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया आपका, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी एज पर शेड्यूल 3। इसके बाद लिखना आपको पार्ट 2 पीएनएल, पार्ट 2 पीएनएल, पार्ट 2 पीएनएल। ठीक है जी, लिखें, लिखो। पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पीएनएल अकाउंट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पार्ट 2, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसका फॉर्मेट वही, पहले नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम आ गया, और फिर पीएनएल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। लिखो पर्टिकुलर्स, नोट फिगर्स at the end of current reporting period, figures at the end of previous reporting period। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसमें आता है आपका नेट सेल्स। नेट सेल मतलब सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसमें सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज लेस सेल्स रिटर्न्स। अदर इनकम, अदर इनकम कोई इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, रॉयल्टी की इनकम, ये सब आ जाएगा इसमें अदर इनकम। भाई अदर देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कोई और आपको इनकम हो रही है
वो सब आपकी अदर इनकम। एक्सचेंज गेन, फॉरेन एक्सचेंज गेन हो रहा है, तो भी आ जाएगा इधर। टोटल इनकम 1+2। नेक्स्ट आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें क्या आता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें आता है सर आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद अगर आप कोई ट्रेडर हो, अगर आप कोई ट्रेडर हो, जरूरी नहीं है ना कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, कंपनी ट्रेडिंग भी तो हो सकती है। अगर आप कोई ट्रेडर हो तो आपने डायरेक्टली सामान खरीदा, तो वो अलग से आएगा, उसको दिखाते हैं हम परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के नाम से। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP और स्टॉक इन ट्रेड। सर रॉ मटेरियल का क्यों नहीं लिखा? मैंने यहां पर लिखा चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ WIP, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, चेंज इन इन्वेंट्री एक बार मैंने आपको पहले बताया था, चेंज इन इन्वेंट्री होती है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को हम बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर इसमें आपने फिनिश गुड्स, WIP और स्टॉक इन ट्रेड तो लिख दिया, रॉ मटेरियल नहीं लिखा, इसका रीजन बताओ। रॉ मटेरियल का चेंज क्यों नहीं लिख रहा मैं यहां पर? इसका रीजन सोच के बताओ, इतने में आगे लिख रहा हूं। रॉ मटेरियल का चेंज क्यों नहीं लिखा, इसका रीजन सोच के बताओ। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, हाँ जी, जवाब दो। रॉ मटेरियल का चेंज क्यों नहीं लिखा? कोई आंसर नहीं है किसी के पास? रॉ मटेरियल का चेंज क्यों नहीं लिखा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आ गया ना शायद, बिल्कुल ठीक वान्या, बिल्कुल सही। ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था, इसके अंदर आता हो क्या? इसके अंदर क्या लिखा हमने? ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग मटेरियल। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मटेरियल का तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आ तो गया, तो फिर अलग से थोड़ी ना दिखाना उसे। तो एक जगह ऑलरेडी वो आ चुका है, इसलिए मुझे यहां पर चेंज इन इन्वेंट्री में वो नहीं डालना। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट आ गया। फाइनेंस कॉस्ट के बाद आप लिखो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। फिफ्थ, ये आ जाएगा आपका, अगर आप टोटल इनकम में से ये जो टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दोगे,
दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड extraordinary items, that is third minus fourth. ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें से पहले आप लेस करोगे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एग्जांपल दो, जैसे कोई लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम मिलना, गवर्नमेंट ग्रांट मिलना, सब्सिडी मिलना, ये सब क्या है आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट्स, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपने अपने एम्प्लॉइज को पे करे, ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर के आइटम है। कैसे पता लगेगा एक आइटम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी है? उसके लिए AS5 पढ़ते हैं। AS5 में हम सीखेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये कहां बता रखा है, AS5, AS5 के अंदर। ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिफ्थ माइनस सिक्स्थ। अब इसमें से लेस कर दो आप टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस दो तरीके का होता है, एक होता है करंट टैक्स जो करंट पीरियड का टैक्स है, और एक होती है एडजस्टमेंट डेफर्ड टैक्स की। सर टैक्स रिबेट आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखो टैक्स रिबेट तो कंपनी को मिलता ही नहीं है वैसे भी, सब्सिडी अगर है तो वो मिलेगी, ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक है तो वो मिलेगा, वो आ जाएगा। टैक्स रिबेट तो आपके टैक्स को वैसे रिड्यूस कर देगा ना, तो जब आप टैक्स बनाओगे उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। करंट टैक्स, डेफर टैक्स, ये लो जी, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, ठीक है। ये तो एडजस्टमेंट करी आपने, ये लेस करने के बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको नाम क्या देते हैं हम? इसको हम नाम देते हैं आइटम नंबर 9, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फ्रॉम continuing operations, that is 7th minus 8th, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम continuing operations, ठीक है। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब जो हमारे चल रहे हैं अभी ऑपरेशंस। अच्छा कुछ हमारे कंटिन्यूइंग है तो यानी कि कुछ ना कुछ हमारे डिसकंटिन्यूइंग भी होंगे। जिसने डिसकंटिन्यूइंग का स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है जरा बताओ, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के बारे में कौन से स्टैंडर्ड में लिखा गया है? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन DCO, इसके बारे में एक स्टैंडर्ड था, कौन सा है वो? AS फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। AS15, अरे क्या बात कर रहे हो तुम, AS15 इसका था? AS15 तो एम्प्लॉय बेनिफिट का था। हाँ जी, AS24, यस, AS24, AS24 था डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का। क्या होते हैं DCO? ऐसे ऑपरेशंस जिसकी एंटिटी प्लानिंग कर चुकी है कि उसे शट डाउन करना है, शट डाउन हुए नहीं है, जैसे प्लान भी कर दिया ना, एक प्लान पास आउट कर दिया, एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कंपनी ने कि हम अपनी कोई डिवीजन को बंद कर रहे हैं। अगर हम अपनी कोई डिवीजन को बंद करने का कंपनी कोई रेजोल्यूशन पास कर चुकी है, प्लान बना चुकी है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कराएगा और उसका अलग से उसका PNL बनना चालू हो जाता है।
उसका डिस्क्लोजर देना चालू हो जाएगा, उसका प्रॉपर अलग से उसका पीएनएल बनना चालू हो जाएगा। तो उसका सीधा पीएनएल बनाकर वहां पर मतलब यहां पर उसकी फिगर डालोगे कि प्रॉफिट हो रहा है डीसीओ से या लॉस हो रहा है। देखो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर उसका टैक्स भी होगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स भी होगा, यानी कि टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ठीक है, डीसीओ का टैक्स निकाल दिया। लास्ट इज लास्ट नहीं सॉरी नेक्स्ट इज प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। देखो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन निकाला, उसमें से टैक्स एक्सपेंसेस का एडजस्ट किया, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा? ये निकलेगा टेंथ, जो टेंथ आइटम है आपकी, माइनस 11th। ठीक है, टेंथ माइनस 11th करके ये निकल गया आपका प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डीसीओ। ठीक है, अब देखो जो हमारा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है और प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डीसीओ है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं मतलब 9th और 12th, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट और डीसीओ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इनको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो पूरी कंपनी का प्रॉफिट निकल आएगा, पूरी कंपनी का प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी कि बैलेंस शीट में तो आप जब सरप्लस में डालोगे, रिजर्व सरप्लस में, वो तो पूरी कंपनी का ही डालना है। ठीक है, तो आइटम नंबर 13 इज योर प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, दैट इज आइटम नंबर जो भी थी आपकी 9th प्लस 12th प्लस 12th, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ये जो फिगर आती है आपकी, ये जो फिगर आ रही है प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, इसको आप ट्रांसफर करते हो कहां पर? ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस बनता है ना, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में ये फिगर जाती है अंडर द हेड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जो सरप्लस आएगा उसमें ये वाली फिगर जाएगी, टोटल प्रॉफिट और लॉस जाएगा। अगर लॉस है तो नेगेटिव फिगर के साथ जाएगा, ब्रैकेट्स में दिखाओगे आप, और अगर प्रॉफिट है तो वही पॉजिटिव फिगर के साथ जाएगा। ठीक है, आप लिख देना ये एरो लगा के, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। मैं तो हटा रहा हूं क्योंकि मुझे नीचे कुछ लिखना है। और फिर उसके बाद पीएनएल में ही आपको एक आइटम डिस्क्लोज करनी पड़ती है, ईपीएस। ईपीएस डिस्क्लोज करना जरूरी है। ईपीएस के बारे में हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, AS20, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर इक्विटी शेयर। उसमें भी दो तरीके की ईपीएस होती है, एक होती है बेसिक, होती है डाइल्यूटेड। बतानी है आपको बेसिक कितनी है, डाइल्यूटेड कितनी है। इसका पूरा स्टैंडर्ड है हमारा AS20, AS20। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके फॉर्मेट है बैलेंस शीट के पीएनएल के। एक बार 5 मिनट लगाओ, 7 मिनट लगाओ और फॉर्मेट को अच्छे से देख लो, फिर मैं आपको नोट्स कराऊंगा इसके कुछ। ठीक है, फॉर्मेट अच्छे से देख लो आप, फुल स्क्रीन कर देता हूं और आप फॉर्मेट को अच्छे से देख लो। एक बार सारे फॉर्मेट को गो थ्रू कर लो, कोई कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। हालांकि अभी पूछने वाली कोई बात ही नहीं, अभी तो मैंने फॉर्मेट ही दिया आपको, बट स्टिल आपको कुछ डाउट हो तो पूछ लो। सब पॉइंट नंबर 10 से शो कर दो, पॉइंट नंबर 10 से शो कर दो। लो जी, पॉइंट नंबर 10 से शो कर दिया मैंने। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस,
यस, हो गया नोट। बताइए जी, हो गया नोट। चलो, तो क्या करें, बताओ क्या करना चाहोगे? डिस्क्लोजर्स देखना चाहोगे? ये डिस्क्लोजर्स हैं, मैं भेजूंगा वैसे आपको ग्रुप पे, तो आप इस डिस्क्लोजर्स को रीड करेंगे। ये डिस्क्लोजर्स हैं, इनको आपको रीड करना है। ये कितने पेजेस का है? वैसे तो बहुत बड़ा है ये, 38 पेजेस का है, लेकिन ये याद नहीं करना, इसमें तो काफी, तो पूरा फॉर्मेट ही है। ठीक है, तो फॉर्मेट हो गया। बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका, लाइक ये सब चीजें तो मैं आपको बता ही चुका ना। देखो कौन सी है ये करंट और नॉन करंट वाली बात आ गई। ठीक है, कि भाई ये करंट और नॉन करंट वाली बात आ गई आपकी। ठीक है, ये वाला तो आप छोड़ देना, ये तो मैंने कर लिया। बेसिकली आपको यहाँ से पढ़ना है, ये बैलेंस शीट के नोट्स है ना, यहाँ से आपको रीड करना है, ये यहाँ से आपको रीड करना है। ठीक है, कि भाई क्या क्या दिखाना है, ये सिर्फ रीड करना है आपको, ये सिर्फ रीड करना है आपको। बहुत ज्यादा इसको इन डेप्थ डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ रीड जरूर करना है। रीड जरूर करोगे, इससे आपके माइंड में बैठ जाएगा कि सर किस आइटम में क्या क्या बातें हमें दिखानी होती है। ठीक है, तो बताओ क्या ये सब पढ़ना चाहोगे अभी, या फिर एक क्वेश्चन करना चाहोगे? जो आप बोलोगे वो मैं करा दूंगा। ठीक है, अगर पढ़ना है तो इसको पढ़ लेते हैं पहले, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ के आओगे फिर थोड़ा हमें टाइम कम लगेगा, और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि फॉर्मेट तो हम सीधा क्वेश्चन से भी डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन ही एट द एंड हमें करना है, तो मेरे हिसाब से मैं तो प्रेफर करूंगा कि क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, ये मैं आपको दूंगा नोट्स, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि किस आइटम में क्या क्या आता है, किस हेड के अंदर क्या क्या आइटम्स आती हैं, इसको जस्ट आपको एक बार रीड करना है। ठीक है, और ये एक ही बारी में आपको क्लियर नहीं होंगी, दो तीन बार आप रीड करना है इसे, प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, वो अपने आप ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगी कि इसमें क्या आता है। ठीक है, तो डोंट वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन उठा के उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जिसके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, आज तो यहां से देख लो, बाकी मैं बुक आपको शेयर कर दूंगा, और बाकी आप बुक से देख लेना फिर। 4th क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर क्वेश्चन है, सही है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक फॉर्मेट हमारा डिस्कस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड से। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी हैंग हो रही है फाइल, 2 मिनट का वेट कर लो, हो जाएगी ठीक।
चलो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। चलो यही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड उसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। देखो जी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ये क्वेश्चन करते हैं। You are required to prepare the balance sheet and statement of P&L from the following trial balance of हरिया केमिकल्स लिमिटेड। आपको बैलेंस शीट भी बना लिया और पीएनएल भी बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये आपको कुछ डिटेल्स दे रखी हैं और फिर आपको बैलेंस शीट पीएनएल बनाना है, तो आप मुझे बताते रहना कि कौन सी आइटम किस हेड में जाएगी, ठीक है। चलो सबसे पहले आती है आपकी आइटम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहां जाएगी सर? इन्वेंट्री तो चेंज इन इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री तो किस में जाती है सर? चेंज इन इन्वेंट्री के नाम से जाती है। ये जो ट्रायल में आपको दे रखा है, इसको मैं क्या एज्यूम कर लूंगा? इसको मैं ओपनिंग स्टॉक एज्यूम करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ना नीचे अलग से क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक अलग से आपको दे रखा है 823 का। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके आप क्या दिखाओगे? चेंज इन इन्वेंट्री दिखाओगे इन योर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और जो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री जाती है वो कौन सी जाती है? वो क्लोजिंग इन्वेंट्री जाती है। बेसिक प्रिंसिपल्स तो बचपन में जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे वही वाले ही हैं, वो मत चेंज कर देना। फर्नीचर ये आपका पीपीई में जाएगा। डिस्काउंट, सर डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट आपका अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। लोन टू डायरेक्टर्स, लोन टू डायरेक्टर्स, सर लोन टू डायरेक्टर्स किस में जाता है आपका? अब लॉन्ग टर्म मानो या शॉर्ट टर्म मानो, कुछ भी मान लो, मैंने इसको क्वेश्चन में माना था, आई थिंक लॉन्ग टर्म माना था, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म माना था, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। एडवर्टीजमेंट का खर्चा अदर एक्सपेंस, बैड डेट्स का खर्चा अदर एक्सपेंस, उसके बाद कमीशन अदर एक्सपेंस, परचेजेस, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये अलग से जाता है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी पीपीई, रेंटल्स अदर एक्सपेंस, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ये बैंक का करंट अकाउंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन किस में जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अदर एक्सपेंस। ज्यादातर आपको अदर एक्सपेंस में ही मिलेंगी चीजें। फिक्सचर्स, फिक्सचर्स आर पीपीई। वेजेस, वेजेस बताओ किस में जाएगा? सब वेजेस किसको पे होती है? वर्कर्स को, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स किस में जाएगा? कंज्यूमेबल्स आपका जो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसमें चला जाता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, COMC। फ्री होल्ड लैंड पीपीई, पीपीई।
टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी पीपीई, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी आपका पीपीई। गुडविल, इनटैंजिबल एसेट्स, ट्रेड सिबल्स, ये आपका वो उसमें जाता है, ट्रेड सिबल का तो हेड ही बनता है अलग से। डीलर एड्स, डीलर एड्स इज आल्सो अदर एक्सपेंस। सर डीलर एड्स क्या है भैया, आपने डीलर को कुछ रिबेट्स वगैरह दे दी थी, वो आएगा कि भाई जो आपके डीलर थे आपने उन्हें कुछ क्या दी थी, रिबेट्स दी थी। ट्रांजिट इंश्योरेंस अदर एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस अदर एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट अदर एक्सपेंस, डिबेंचर इंटरेस्ट ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। किस में जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में। ठीक है, अब इधर आओ। अच्छा ये कोई डेबिट और क्रेडिट आइटम नहीं है, ये आपको पूरी पर्टिकुलर्स दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल अलग से आता है हमारे पास। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसके बाद आपका ट्रेड पेबल्स, ये आपका ट्रेड पेबल्स अलग से हेड आता है आपका। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेंट रिसीव्ड, ये आपका अदर इनकम। ट्रांसफर फीस, तो ट्रांसफर फीस को इनकम मान लो या एक्सपेंस मान लो, कुछ नहीं दे रखा, तो इसको ना इसमें क्वेश्चन में अदर इनकम ट्रीट किया होता तो अदर इनकम ही ले लो। पीएनएल अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस है पीएनएल का, तो ये सरप्लस में जाएगा और बाकी इसमें करंट ईयर का और ऐड हो जाएगा। और डेप्शन प्रोविजन, ये आपका पीपीई में से लेस होता है। जो डेप्शन का प्रोविजन होता है ये आपका पीपीई में से, एसेट की वैल्यू में से लेस होता है। ठीक है, ये आपको कुछ फिगर्स दे रखी हैं और नीचे एडजस्टमेंट में आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी दे रखी है, दैट्स इट। और फिर आपको आंसर दे रखा है। चलो इसको बनाते हैं। सर कैसे बनाना है, फॉर्मेट के हिसाब से चलना है, फॉर्मेट स्पेसिफिक होकर चलना है आपको। तो पहले पूरा फॉर्मेट बनाओ, दोनों का फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन पढ़ने से आपको एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन में क्या क्या आइटम्स हैं, तो पहले फॉर्मेट बना लो और फिर उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी का नाम हरिया केमिकल्स लिमिटेड। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/18 था क्वेश्चन में। क्या प्रीवियस ईयर फिगर्स देनी है, रिक्वायर्ड ही नहीं है, प्रीवियस ईयर डेटा होता ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो आपको तो नॉर्मल, क्या राउंडिंग ऑफ में करना है या नॉर्मल फिगर्स में करना है क्वेश्चन। सर जैसा क्वेश्चन है वैसे ही करना है आपको, राउंडिंग ऑफ का चक्कर आपको नहीं डालना अपनी मर्जी से, क्वेश्चन में बोलेगा तो करना है आपको। तो ये नॉर्मल आपका क्वेश्चन होगा। और वैसे भी 31 मार्च 18 का क्वेश्चन है, तब ये अमेंडमेंट आई भी नहीं थी, 2021 में आई है। पर्टिकुलर्स नोट रुपीस, फॉर्मेट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड्स, में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, क्या कोई मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट था, नहीं था। क्या शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट था, नहीं था। क्या नॉन करंट लाइबिलिटी थी, यस नॉन करंट लाइबिलिटी थी। नॉन करंट लाइबिलिटी में वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये पॉइंट है, क्योंकि एक भी चीज अगर आपकी मिस हो गई तो फिर वो काटा पीटी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जहां भी आपको डाउट हो तो आप लिख देना, चाहे ब्लैंक छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन नॉन करंट लाइबिलिटी में मुझे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो दिख रही थी, डिबेंचर वगैरह लोन्स वगैरह तो थे। क्या कोई क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म प्रोविजन वगैरह के बारे में बात थी, नहीं थी कहीं। क्या क्वेश्चन में कोई अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थी, नहीं थी, छोड़ दो फिर। थर्ड, करंट लाइबिलिटीज। सर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है,
करंट लाइबिलिटी में मुझे कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग के बारे में बात हुई थी? नहीं थी। क्या कोई प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह के बारे में बात थी? नहीं थी। ट्रेड पेपर्स थे। यस, ट्रेड पेपर्स थे। उसके बाद कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग अदर कोई अदर करंट लाइबिलिटी भी नहीं थी। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा इधर। एसेट्स, अब एसेट्स में नॉन करंट एसेट जो आपको मोस्टली क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, मैक्सिमम वही चीजें एग्जाम में आती हैं। कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछेगा क्योंकि फिर टाइम कंज्यूमिंग भी चीजें हैं ये, नहीं तो ये एक ही क्वेश्चन करते रह जाओगे आप। नॉन करंट एसेट्स, इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थी। इनटेंजिबल एसेट्स भी थे, इनटेंजिबल एसेट्स भी थे। क्या कोई लोन्स एंड एडवांसेस थे? क्या किसी को लोन दे रखा था? आई थिंक दे रखा था, लोन टू ट्रैक्टर्स था। ये देखो, लोन टू ट्रैक्टर्स दिख रहा है, ये आ जाएगा इसमें। तो इसको आप शॉर्ट टर्म भी ले सकते हो, लॉन्ग टर्म भी ले सकते हो। मैं इसे लॉन्ग टर्म कैटेगरी में डाल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आप शॉर्ट टर्म भी डाल सकते हो। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है जी। सेकंड इज योर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके पास इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आ जाएंगी। और इन्वेंट्रीज के बाद यू हैव ट्रेड रिसीवेबल्स थे। यस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी था। यस, कोई अदर था? अदर मेरे ख्याल से नहीं था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें भी एक से ज्यादा आइटम हो उसका नोट बनाना है, और जिसमें एक ही आइटम हो तो वो आप यहीं पर ही ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। क्या बोला मैंने भाई? जिस भी हेड में एक से ज्यादा आइटम दिख रही हो, नोट बना देना उसका। अदरवाइज सिंगल ही आइटम हो तो आप हेड में भी लिख सकते हो, वहीं पर ही ब्रैकेट बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट हो गया। अब पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्या एग्जाम में दोनों आती हैं? बड़ा क्वेश्चन आएगा 14 मार्क्स तक का तो दोनों भी पूछ लेता है। नहीं तो अगर 10 नंबर तक का क्वेश्चन है तो एक भी आ सकता है, या तो बैलेंस शीट आ सकती है या खाली पीएनएल भी आ सकता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। 31/3/18। पर्टिकुलर्स, नोट, अमाउंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकंड, अदर इनकम, ये दोनों आइटम थी। इसका टोटल क्या कहलाता है? टोटल इनकम, टोटल इनकम, ठीक है। नाउ एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड भी था, परचेज ऑफ
स्टॉक इन ट्रेड भी था, चेंज इन इन्वेंट्रीज भी था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी था, उसके बाद आपके पास फाइनेंस कॉस्ट था, ठीक है। डेप्शन अमोर्टाइजेशन भी था, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन था, बताओ। डेप्शन अमोर्टाइजेशन था, नहीं था। सर ये दे तो रखा है, ये दे तो रखा है डेप्शन अमोर्टाइजेशन। ये करंट ईयर का थोड़ी ना बाबू, ये क्या है, डेप्शन प्रोविजन, यानी कि पुराना डेप्शन लगा हुआ है, तो ये पीएनएल में नहीं आएगा। एसेट में से तो लेस्ट होगा, पीएनएल में तो करंट ईयर का डेप्शन आएगा ना, वो थोड़ी ना क्वेश्चन में अवेलेबल, ठीक है। तो ये डेप्शन एंड अमोर्टाइजेशन नहीं है, और अब मैंने लिख दिया तो मैं इसको नील कर रहा हूं, ये नील लिख रहा हूं मैं क्योंकि था ही नहीं है। बाकी अदर एक्सपेंस, बाकी जो भी था वो आपका किसमें था, अदर एक्सपेंसेस के नाम से था। ये आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस। प्रॉफिट, और अगर लॉस आएगा तो नेगेटिव फॉर द ईयर। टैक्स वैक्स कुछ नहीं था, तो मेरा पीएनएल यहीं पर एंड हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। दैट इज थर्ड माइनस फोर्थ, थर्ड माइनस फोर्थ। ठीक है। अब इसके नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं अब आपको, अब इसके क्या बनाएंगे आप, नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। एक एक आइटम देखो और डालना शुरू करो। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री ओपनिंग इज 680 और क्लोजिंग इज, सर क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 823। ओपनिंग 680, क्लोजिंग इज 823, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डाल दो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये रहा 680 माइनस 823। सर नेगेटिव फिगर आ रही है, तो नेगेटिव फिगर के साथ ही आप इसे यहां पर दिखाएंगे, जो कि है एक मिनट आया। 680 माइनस 823, 143 नेगेटिव, 143 नेगेटिव, ठीक है। नाउ अगली आइटम देखो, अगली आइटम क्या है, फर्नीचर, पीपीई नोट बनेगा इसका, डिस्काउंट अदर एक्सपेंस नोट बनेगा, लोन टू ट्रैक्टर्स नोट बनेगा, तो एक एक करके भरते चलते हैं, ठीक है। तो जिसका नोट बनाना पड़ेगा वो बना लेंगे। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में नोट बनाने की जरूरत है, यस शेयर कैपिटल में तो आपको डिटेल देनी है, तो नोट बना लो, नोट नंबर 1,
ठीक है। अब नोट्स के इकट्ठे सीरियल ऑर्डर में नोट्स बनते हैं, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर कैपिटल के बारे में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, तो आप लिखेंगे शेयर कैपिटल। उसमें प्रॉपर बताना होता है शेयर कैपिटल में ऑथराइज कितनी है, इशूड कितनी है, बताना पड़ेगा ऑथराइज कैपिटल कितनी है। किसी क्वेश्चन में आएगी डिटेल में तो उसको डिटेल में भी देख लेंगे, लेकिन यहां पर इतना डिटेल में गिवन नहीं है। तो ऑथराइज कैपिटल होगी, डैश कर दिया क्योंकि अभी गिवन नहीं है। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, कितनी है, 25 लैक्स, ठीक है। किस तरीके से, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 25 लाख की कैपिटल है, 25 लाख की कैपिटल है, तो 2.5 लाख शेयर्स, 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 25 लाख। ठीक है, तो ये 25 लाख की कैपिटल आप इधर दिखा दो। रिजर्व एंड सरप्लस, सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, क्या क्वेश्चन में कहीं कोई रिजर्व था, मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कहीं रिजर्व नहीं था। हाँ ये था एक, देखो पीएनएल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस, ये दिख गिवन है आपको, पीएनएल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 139, पीएनएल अकाउंट का आपको 139 का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, इसको कहां दिखाओगे, इसके लिए रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 बनेगा। नोट नंबर 2 सरप्लस, सरप्लस ओपनिंग बैलेंस है, पहले तो वो डाल दो, कितना था 139, और जो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है वो भी हम पीएनएल से निकालेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर वो ऐड करके फिगर आ जाएगी, तो इसको भी यहीं पर ही स्पेस छोड़ दो। अब नोट नंबर 3, इसी तरीके से करना है आपको क्वेश्चन। अगली है लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 2-3 आइटम्स थी, लॉन्ग टर्म बोरिंग में ढूंढो 2-3 आइटम्स कौन कौन सी थी, लिखा भी था। लोन टू डायरेक्टर नहीं, लोन टू डायरेक्टर तो एसेट है ना, मैंने बोरिंग में क्यों लिख दिया, ये तो एसेट है, ठीक है। अच्छा लॉन्ग टर्म बोरिंग में एक तो डिबेंचर्स है 5 लाख के, एक बैंक लोन हो गया आपका 645 का, ठीक है। नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अगर आपको सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दे रखा होता है तो वो भी बताना होता है, और सिक्योरिटी के बारे में दे रखा होता है वो भी बताना होता है, वो नहीं गिवन है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 11% डिबेंचर्स 5 लाख, और बैंक लोन 1145, बैंक लोन इज 1140, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग इज 1145, ठीक है। उसके बाद ट्रेड पेबल्स, आई थिंक एक ही आइटम है, ये लो जी, ट्रेड पेबल से एक ही आइटम है 281 की, ठीक है। तो एक ही आइटम आ जाएगी यहीं पर ही 281, ठीक है। अभी रिजर्व एंड सरप्लस रहती है प्रॉफिट की वजह से। अब एसेट में आ जाओ, पीपीई, पीपीई में 3-4 आइटम्स थी, पीपीई में देखो एक तो डेप्शन किसका था ये देख लेना, डेप्शन मशीनरी का था, तो मशीनरी में से लेस करना है, तो फर्नीचर
फर्नीचर वगैरह पे कोई डेप्शन नहीं है। अगर होता, अगर डेप्शन होता तो डेप्शन लगाता भी, उसे पीएनएल में भी डालता और एसेट में से माइनस भी करता। तो नोट नंबर 4, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फर्नीचर 2 lakhs। उसके बाद ये लो जी, प्लांट एंड मशीनरी 860, और इसमें से माइनस कर देना डेप्रिसिएशन प्रोविजन मशीनरी का 146। तो प्लांट एंड मशीनरी 8, भैया 860 की फिगर होगी, इसमें से लेस कर दोगे प्रोविजन फॉर डेप 146। 714, ठीक है। और बताओ। यस, एक है फ्री होल्ड लैंड 1546, देन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स 245, 245। और कुछ नहीं, और इसमें कुछ नहीं है। फिक्चर्स है, फिक्चर्स 3 लाख के फिक्चर्स। टोटल लगा लो इसका। 3005, 30,05,000, ठीक है। 3005, 'इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल 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 थी, ये रही गुडविल 265, 265, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में इसमें हमारे पास था लोन टू ट्रैक्टर्स 80 का। इसका चाहे आप नोट बना सकते हो।
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन टू डायरेक्टर्स 80। ये हो गया हमारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्लोजिंग वाला आता है और क्लोजिंग स्टॉक इज 823। ट्रेड रिसीवेबल्स, इसका सीधा बैलेंस था 440 का। और कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास दो आइटम थी, उसका नोट बना लेना। कैश इक्विवेलेंट का नोट नंबर 6। कैश हो गया और एक करंट अकाउंट। कैश इज 8000 और करंट अकाउंट इज 45,000। $53,000 का 53,000। तो ये तो पूरा हो गया, इसका आप टोटल भी लगा सकते हो। 3005 प्लस 265 प्लस 80 प्लस 823 प्लस 440 प्लस 53 4666। हाँ ठीक तो आ रही है 4666। अब P&L आइटम पे आ जाओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल है, ये रीसेल आपकी 4268। अदर इनकम का नोट बना लो, दो तीन आइटम थी अदर इनकम में। नोट नंबर 7। रेंट 46। ट्रांसफर फीस 10। $56। $43.24। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में कंज्यूमेबल्स वाली फिगर थी, ये रही कंज्यूमेबल्स। कितना 84,000 का। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज 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 थी, परचेज ये रही परचेज 2319। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी वेजेस वगैरह, आई थिंक वेजेस वेजेस थी 9 लाख। फाइनेंस कॉस्ट में एक आइटम थी इंटरेस्ट ऑन लोन, ये रहा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 116। इसमें लिख दो, इसमें वेजेस है, उसमें आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है। बाकी सब अदर एक्सपेंस एक बार चेक कर लो।
क्या सिर्फ अदर एक्सपेंस ही बचा है? चेक कर लो, इन्वेंट्री भी हो गया ना, अदर एक्सपेंस वाली फिगर बची। यस, अदर 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 अदर, डिबेंचर इंटरेस्ट भी रह गया, डिबेंचर इंटरेस्ट भी रह गया, तो उसका नोट बना लो आप। एक काम करो, इसका नोट बना लो आप। फाइनेंस कॉस्ट में 2 आइटम थी, तो इसका नोट बनाना पड़ेगा आपको। नोट नंबर 7 8, एक इसका बनेगा और अदर का बनेगा 9। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 116, और आपका डिबेंचर इंटरेस्ट 55। वन 71। अदर एक्सपेंस नोट नंबर 9। बस ये अदर में डाल दो, डिस्काउंट 40, एडवर्टीजमेंट 20, बैड डेट्स 35, कमीशन 120, रेंटल्स 25। तरीका पता लग गया क्वेश्चन करने का भाई, इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। रेंटल्स 25, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 10, डीलर रेट्स 21, ट्रांजिट इंश्योरेंस 30, ट्रेड एक्सपेंस 37, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट 54, जोड़ो 40 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 120 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 392, 392 के अदर एक्सपेंस। एक्सपेंस का टोटल बताओ, 84 प्लस 2319 माइनस 143 प्लस 9 लाख प्लस 171 प्लस 392, 3723। 6,01,000, 6,01,000 का प्रॉफिट। कितना? 6,01,000 का प्रॉफिट। ये कहाँ जाएगा? जो हमने सरप्लस बना रखा था उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऐड हो जाएगा। 6,01,000 .
740, ठीक है। तो ये 740 आपका रिजर्व सरप्लस में जाएगा। ये देखो टैली हो रही है बैलेंस शीट। 25 लाख प्लस 740 प्लस 1145 प्लस 281, 4666 मैच। ठीक है भाई, टैली होगी बैलेंस शीट। क्लियर है? इस तरीके से शेड्यूल 3, बस ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट का खेल है, फॉर्मेट का खेल है। बताओ क्लियर है? चलो, तो फिर मैं आज के लिए इतना ही रख रहा हूं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अभी हमें, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।